हम्म। शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स केमिकल काइनेटिक्स का। तो शुरुआत में तो कुछ नहीं करना होता है, रिएक्शन बताता है कि ऑन द बेसिस ऑफ कितना रेट ऑफ रिएक्शन पे बात करता है। तो हम लोग पढ़ते हैं कि सबसे फास्ट रिएक्शन जो होता है, सबसे फास्ट रिएक्शन दो होता है, एक न्यूट्रलाइजेशन, एक प्रेसिपिटेशन। वही न्यूट्रलाइजेशन एसिड बेस रिएक्शन, ये एसिड है, बेस है, एक एसिड है एक बेस है, एसिड बेस रिएक्शन तो सॉल्ट बनता है प्लस पानी बनता है, तो एसिड बेस रिएक्शन। या प्रेसिपिटेशन हम बताया था कि HCl अगर AgNO3 रिएक्ट करता है तो वाइट पीपीटी बनाता है, और AgI से वायलेट बनता है, AgBr से येलो होता है इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग में। तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत वेरी फास्ट रिएक्शन होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मॉडरेट रिएक्शन। तो हेबर प्रोसेस, जहाँ अमोनिया बनाने का प्रोसेस, मतलब मेनली जो कोवलेंट बॉन्ड बनाने वाला जो कोवलेंट कंपाउंड होता है, जो रिएक्शन कोवलेंट रिएक्शन होता है वो होता है मॉडरेट रिएक्शन। अब वेरी स्लो रिएक्शन जो होता है, मॉडरेट रिएक्शन या स्लो रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। अब वेरी स्लो रिएक्शन जो होता है वो होता है रस्टिंग, आयरन वायरन में रस्टिंग लग रहा है तो वेरी स्लो रिएक्शन। ये हम लोग एक और बेसिस पे इसको क्लासीफाई करते हैं, मैकेनिज्म पे बेसिस पे। यहाँ पे बच्चा लोग कंफ्यूज होता है मॉलिक्यूलरिटी और एलिमेंट्री रिएक्शन में। तो बेसिकली हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन की बात कर रहे हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब ऐसा रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए, लाइक ये जितना एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए, इसको 2 से 3 पार्ट में कन्वर्ट नहीं होना पड़ा, तो सिंगल स्टेप में जो कंप्लीट हो जाए उसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। यहाँ पे जो थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू है, थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू सेम होता है। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर हम किसी चीज़ को पेपर पर कैलकुलेट किए कि HCl और NaOH जब हम रिएक्ट करेंगे तो NaCl बनेगा, और इसको एक्सपेरिमेंट भी किए तो वही बना, तो मतलब थ्योरी और एक्सपेरिमेंट दोनों सेम है, इसलिए एलिमेंट्री रिएक्शन। तो मेनली थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिफर कहाँ होता है, तो जहाँ पे मोर देन वन स्टेप वाला रिएक्शन। तो क्योंकि जीरो, तो एक इम्पोर्टेंट नोट याद करने वाला बात यहाँ पे है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है वो कभी भी एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि वो थियोरेटिकली पॉसिबल नहीं है किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर जीरो होना। किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर जीरो होना पॉसिबल नहीं है, आगे बताएंगे क्यों नहीं है। फिलहाल तो जान के रखो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कभी भी एलिमेंट्री रिएक्शन, कभी भी एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं हो सकता। उसके बाद उदाहरण के तौर पे SN2 रिएक्शन हमेशा सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है, इसलिए एलिमेंट्री रिएक्शन का उदाहरण है SN2। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो इसका अपोजिट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मल्टी स्टेप होता है, मल्टी स्टेप रिएक्शन है। यहाँ पे थियोरेटिकल वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू सेम नहीं होता है, क्योंकि मल्टी स्टेप रिएक्शन है। तो हम लोग जब थ्योरी में जो बनाएंगे और जो एक्सपेरिमेंट निकालेंगे बहुत बार सेम हो भी जाता है, नहीं भी होता है। तो कॉम्प्लेक्स वैल्यू बहुत बार जो हम लोग का वैल्यू जो ला रहे हैं वो कभी कोई मैच करता है, नहीं भी करता है। उदाहरण के तौर पे SN1, क्योंकि SN1 में कोई भी रिएक्शन एक स्टेप में नहीं, उसका मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में, तो 2 स्टेप में पढ़ते हैं, जिसका इंटरमीडिएट होता है कार्बोकटायन। ठीक है, तो हम फिर बेसिक बात पढ़ लिए, बेसिक है कुछ नहीं इसमें, कि बहुत फास्ट रिएक्शन जो होता है न्यूट्रलाइजेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, मॉडरेट रिएक्शन वही कोवलेंट रिएक्शन होता है, और वेरी स्लो रिएक्शन जो होता है वो रस्टिंग होता है। फिर हम मैकेनिज्म के बेसिस पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है एलिमेंट्री रिएक्शन थियोरेटिकल होता है और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दोनों सेम होता है। एलिमेंट्री रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मल्टी स्टेप रिएक्शन, बस। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें काफ़ी बच्चा लोगों का कन्फ्यूजन होता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो एक उदाहरण के तौर पे हम लोग उदाहरण से समझेंगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन एक उदाहरण दिया हुआ है 2A + 3B इज इक्वल टू 4C। तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं माइनस ऑफ हाफ, जो यहाँ पे जो दिया हुआ रहता है उसको अपोजिट नीचे लिखते हैं, -1/2 DA/dt। DA/dt क्या है, DA/dt इज ए रेट ऑफ change of rate of change of concentration of a what is this, da/dt is the rate of change of concentration of a, concentration का मतलब होता है मोलैरिटी। मेनली जनरली हम लोग मोलैरिटी लेते हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए बोल रहा है,
मतलब डी ए बाई डी टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कंसंट्रेशन मोलरिटी, मोलरिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर इसका यूनिट होता है। अच्छा, तो हम लोग मतलब कोई भी एक यूनिट है, जैसे एक 2A है, 3B है, 4C है, तो इसको वैसे मोटा मोटी बात है कि इसको रिलेट कैसे करें। तो रेट ऑफ रिएक्शन एक जरिया है इनको रिलेट करने के लिए। उसमें रिएक्शन का कितना रेट आ रहा है, किसी भी क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करेंगे तो इस एक तरीका होता है कि हम किसी भी चीज़ का कोई क्वेश्चन पूछ दें, हम रेट ऑफ रिएक्शन एक सेंटर पॉइंट है जहाँ से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक नया नया टर्म होता है जहाँ एक एक और जहाँ पे जैसे ये दिया हुआ है माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस डी ए बाई डी टी मतलब यहाँ पे या माइनस डी बी बाई डी टी, दे आर द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पे डी ए और डी टी जो होता है, नेगेटिव साइन जो है, नेगेटिव साइन है, इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि रिएक्टेंट हमेशा डिक्रीज होता है, प्रोडक्ट हमेशा। और अब जो पॉजिटिव साइन यहाँ पर जो दिखा रहा है, यहाँ पे जो पॉजिटिव साइन दिखा रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रोडक्ट हमेशा बढ़ेगा, रिएक्टेंट हमेशा घटेगा। इसका ग्राफ बेसिकली हम लोग ऐसे बना के देखते हैं, इधर से रिएक्टेंट कम हो रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है। इस पर एक क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन करेंगे आगे, ठीक है। तो बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो अपोजिट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब किसी का रेट ऑफ चेंज ऑफ डेट रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसका कोफिशिएंट डिवाइड करके नेगेटिव या पॉजिटिव पर डिपेंड करता है कौन रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट है। रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोलैरिटी, मतलब अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है इसका रेट है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर और टी पर सेकेंड। मोलरिटी हो गया मोल पर लीटर और टाइम हो गया मोल पर लीटर पर सेकेंड। मतलब रेट पूछ रहा है, रेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि समझ में आ जाता है, उतना कुछ कठिन नहीं है। फिर हम लोग पूछते हैं कि बेसिकली अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग क्या लिख रहे हैं, बेसिकली कंसंट्रेशन अपॉन टाइम ही तो है, ये तो कांस्टेंट है ना। हम लोग अगर को मोटा मोटी सोचे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। लेकिन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम प्रेशर अपॉन टाइम भी होता है। हम लोग किसी भी चीज़ को डाटा को डिनोट करते हैं तो कंसंट्रेशन और प्रेशर दोनों को डिनोट कर सकते हैं। प्रेशर इसलिए क्योंकि हम लोग पी वी इज इक्वल टू एन आर टी पढ़ते हैं, तो पी इज इक्वल टू एन बाई वी होता है। अब एन बाई वी ही होता है मोलैरिटी। चलिए यहाँ लिख रहे हैं जो प्रेशर पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। अगर हम लोग वी को नीचे ले जाए तो एन बाई वी आर टी, ये होता है कांस्टेंट, बचा क्या, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बाई वी, और एन बाई वी ही होता है मोलैरिटी, एन बाई वी ही होता है मोलैरिटी। हम लोग लिख सकते हैं कि डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। मतलब डी सी बाई डी टी डी पी या डी पी बाई डी टी के इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट है। यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला है कि प्रेशर जो मोलरिटी है उसका फंक्शन प्रेशर भी प्ले कर सकता है इन केस ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। अगर लिक्विड है वहाँ प्रेशर का काम बहुत कम है, गैस में हम लोग प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं। एज पर द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी विल डिस्कस लेटर। वही फिर इसमें कुछ कहानी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो लाइन है, ये जो डाटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने चीज़ है कि रेट जो होता है, रेट स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पर डिपेंड कर रहा है। देखो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पर डिपेंड कर रहा है, -1/2, 1/3, 1/4। बट रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, जितना भी चिरकुट लोग हैं इन लोग कभी भी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब जब हम यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखते हैं तो यहाँ 1/2 या 1/3 कुछ नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डी ए बाई डी टी लिख रहे हैं, डी बी बाई डी टी लिख रहे हैं। इसके आगे या पीछे कोई भी कोफिशिएंट या कोई भी कांस्टेंट यूज नहीं कर रहे हैं। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है वहाँ पे कोफिशिएंट यूज करते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछता है वहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट का इस्तेमाल नहीं होता है। एक और बात बोलता है, एक और बात कि रेट कभी नेगेटिव नहीं होता है।
ये जो नेगेटिव लगा है तो क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पे तो हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखे तो -1/2 है, नेगेटिव कैसे नहीं होता है। जब हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो यहाँ पे जो हम लोग आंसर लाएंगे ना da/dt जो आएगा ये नेगेटिव होगा, ई नेगेटिव और ई नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाता है। ये देखने में तो लग रहा है कि नेगेटिव रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन रेट कभी नेगेटिव नहीं होता है, रेट नेगेटिव कभी नहीं होता है। जब इसका क्वेश्चन सोल्व करेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे तो रेट कभी भी नेगेटिव नहीं दिखेगा, एक साधारण सी बात है। उसके बाद हम जो रेट हम जितना पढ़े अभी तक में, जितना हम लोग रेट के बारे में जाने, 3 टाइप का क्वेश्चन बनता है, मात्र 3 टाइप का क्वेश्चन बनता है, बाकी टाइम बर्बादी है। 3 टाइप का क्वेश्चन बनेगा, बाकी सब उतना कोई खास नहीं होगा। पहला क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि अगर 3a 2b प्लस 2c, क्वेश्चन है कि 3ab 2b क्वेश्चन दिया हुआ है, रिएक्शन एक रिएक्शन है जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीज बाई, अरे डिक्रीज बाई में लिखा हुआ है, मतलब इनिशियल से फाइनल। अगर डिक्रीज टू लिखा होता तो सिंपल बात था कि 5 से 2 हो गया, ठीक है। लेकिन डिक्रीज बाई का मतलब हो गया कि डेल्टा ए लिखना पड़ रहा है, डेल्टा ए बोल रहा है। यहाँ पर सिर्फ 5 था, बाद में 2 हो गया, ठीक है। और ये जो डिक्रीज बाई का मतलब होता है चेंज इन, कितना में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो बाई और 2 का रिलेशन पता होना चाहिए, अर्थ पता होना चाहिए, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन बोलता है 3a 2b प्लस c इन द रिएक्शन कंसंट्रेशन है ए डिक्रीज बाय 6 × 10⁻³ मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। मोलरिटी पूछा इन 100 सेकेंड, फाइंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस पूछ रहा है, तो फॉर्मूला लिख लो। रेट ऑफ डिसअपियरेंस में क्या यूनिट यूज करेंगे, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज करेंगे, नहीं यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला हो जाएगा da/dt, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला हो जाएगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस का। डी नेगेटिव साइन, डिसअपियरेंस पूछ रहा था, नेगेटिव साइन लगाएंगे, da/dt। da/dt यहाँ पे क्या बोल रहा है, मोल पर लीटर, 6 × 10⁻³ मोल पर लीटर इन 100 सेकेंड, 100 सेकेंड अपॉन 100। अगर मोल पर लीटर इन 1 सेकेंड पूछता है तो अपन 1, हम लोग क्या लिखते हैं, रेट का किसी भी रेट का क्या बोलते हैं, यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड। इसमें क्या हुआ है 100 सेकेंड में, अगर 1 सेकेंड मतलब इसको मतलब अगर हम सही सिंपल भाषा में समझे, 1 सेकेंड में रेट है आर, तो 100 सेकेंड में 100 आर, ऐसा कहानी है। इतना कुछ समझ नहीं है, 100 सेकेंड दिखा है तो 1 सेकेंड है तो 100 सेकेंड में 100 हो जाएगा, 100, ठीक है। यही क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसको हम लोग 10⁻², भी लिख सकते हैं, 100 को हम लोग 10⁻² भी लिख सकते हैं, इतना पता होगा। तो 10⁻² ऊपर जाएगा तो बनेगा 6 × 10⁻⁵ यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड, यूनिट होगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस हमको पता चल गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने में मुश्किल है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, अगर ए का पूछा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ए पूछा, तो रेट ऑफ रिएक्शन निकाल दो, -1/3 da/dt। हम da/dt माइनस da/dt निकाल लिए हैं, 6 × अच्छा यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस का नहीं लगाए। ये क्वेश्चन है कि यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगाना चाहिए ना हमको, यहाँ माइनस इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ डिक्रीज बाई पहले से लिख दिया, थ्योरी में ही पहले बोल दिया कि डिक्रीज बाई, खुद डिक्रीज हो रहा है, खुद निगेटिव है, पहले बता दिया कि इसका वैल्यू मेरा इसका वैल्यू इतना है, ना कि सिर्फ इसका वैल्यू। अगर सिर्फ इसका वैल्यू बोलता है, इसका वैल्यू नेगेटिव का बात नहीं करता, सिर्फ इसका बोलता है, यहाँ नेगेटिव लगाते हैं। या नेगेटिव इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर डिक्रीज बाई बोला है, मतलब हमको पूरा का वैल्यू बता दिया है, वो सिर्फ इतने का नहीं बताया, इसलिए हम लोग यहाँ पर नेगेटिव यूज नहीं कर रहे हैं। तो वैल्यू आया मेरा 6 × 10⁻⁵। रेट ऑफ रिएक्शन -1/3 da/dt होता है, da/dt का हमको दिया हुआ है 6 × 10⁻⁵ इंटू 1/3, क्योंकि माइनस da/dt का कितना वैल्यू दिया हुआ है 6 × 10⁻⁵, तो बच गया क्या, खाली 1/3।
1/3 नीचे लिख दिया, आंसर आया 2 × 10⁻⁵। अब रेट ऑफ रिएक्शन हमको पता चल गया। देखो हम इसलिए बोल रहे थे कि रेट ऑफ रिएक्शन एक सेंटर पॉइंट है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब हमको रेट ऑफ रिएक्शन पता चल गया, हम किसी का भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं, किसी का भी आंसर निकाल सकते हैं। ये बोल दिया रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी बताओ, अपीयरेंस तो रेट ऑफ रिएक्शन से पता करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, अब रेट ऑफ इसका कितना होता है बी वाला का, तो 1/2b dv/dt। पूछा क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, मतलब हमको ये निकालना है, ये निकाला तो इसको उधर करो, 2 × रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू dv/dt। निकालना तो हमको यही था, तो क्योंकि सेंटर है, रेट ऑफ रिएक्शन हम पहले निकाल चुके हैं, 2 × 10⁻⁵। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 × 2 × 10⁻⁵ इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁵। सिंपल। उसी तरह से पूछ दिया कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी बताओ, सेम उसी तरह से रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी कितना होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस मतलब dc/dt पूछ रहा है, dc और रेट ऑफ रिएक्शन भी इतना ही होता है, इसी के बराबर है, इसलिए इसका आंसर होगा 2 × 10⁻⁵। ये कोई स्टोइकोमेट्री नहीं है, कोई कोफिशिएंट नहीं है इसमें, यहाँ पे तो कोई कोफिशिएंट नहीं है ना, कोफिशिएंट नहीं है तो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में, रेट ऑफ अपीयरेंस में कोई फर्क ही नहीं रह गया, दोनों सेम है, इसे सेम डायरेक्ट आंसर लिख दिया यहाँ पे। फिर एक क्वेश्चन आता है, एक ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है। मान लो एक ग्राफ है, मान लो ये ग्राफ है, ये ग्राफ दिया हुआ है, अब पूछ रहा है एक रिएक्शन दिया हुआ है, एक रिएक्शन दिया हुआ है कि 2 अमोनिया N2+3, मतलब हेबर प्रोसेस का उल्टा है, हेबर प्रोसेस को बोलते हैं हेबर प्रोसेस, इसका उल्टा दिया हुआ है। बोल रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया बताओ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया बताओ। चूंकि डिसअपीयरेंस ही बताना पड़ेगा क्योंकि रिएक्टेंट का ग्राफ है, बताया था ना कि रिएक्टेंट का ग्राफ ऐसा होता है, बताया था ना कि रिएक्टेंट का ग्राफ हमेशा डिक्रीजिंग पॉइंट वाला होता है। रिएक्टेंट का ग्राफ ऐसा आता है, प्रोडक्ट का ग्राफ ऐसा आता है, तो रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, यह रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का ही क्वेश्चन पूछेगा, अपीयरेंस का पूछ नहीं सकता है, कोई बेवकूफ़ी होगा जो अपीयरेंस का क्वेश्चन, अपीयरेंस का क्वेश्चन बन नहीं करना। तो क्वेश्चन है 10 से 20 सेकंड के बीच में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया बताओ। अच्छा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया का फार्मूला पहले लिखो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया का फार्मूला क्या होगा, कुछ नहीं होगा, डी अमोनिया का कंसंट्रेशन अपॉन dt। डी का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन होता है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन। कहाँ कहाँ से पूछ रहा है, 10 से 20 सेकंड के बीच में, ठीक है। चलो चेक करेंगे, अभी देखो यहाँ से पता चल जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन कैसे हो जाता है पॉजिटिव, अपने आप देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस भी पॉजिटिव हो जाएगा। देखो इसमें क्या है कि रेट क्वेश्चन ही पूछा है, अब हम लोग ग्राफ से पता करेंगे कैसे कैसे सॉल्व करना है। तब क्वेश्चन पूछा है कि 10 से 20 सेकंड में, तो इसमें फाइनल हो गया, फाइनल टाइम हो गया 20 सेकंड, इनिशियल टाइम हो गया 10 सेकंड। हम लोग क्या लिखते हैं, चेंज इन में फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं। इसमें इसको सॉल्यूशन ऐसे करेंगे, माइनस डी 10 सेकंड पे कंसंट्रेशन कितना है 0.4, सॉरी 20 सेकंड पे, फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं ना, तो फाइनल में 20 सेकंड पे कितना है 0.2 माइनस 10 सेकंड पे, जो 10 है 10 सेकंड पे कितना है 0.4 अपॉन चेंज इन टाइम 20 माइनस, देखो इसमें 0.2 माइनस 0.4 होगा, माइनस 0.2, इधर होगा 10, आंसर आएगा +2/100, +2/100। देखो आंसर प्लस में है क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, समझ कर रहे हैं। सिंपल तरीका है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन चेंज इन टाइम, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम,
ये जो मेन इसका कहानी है, मेरा कहने ये क्वेश्चन करने का तात्पर्य यही था कि क्वेश्चन जो है इसमें डी का मतलब क्या है। डी का मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कंसंट्रेशन चेंज ग्राफ के अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। फाइनल 20 सेकेंड है, 10 सेकेंड इनिशियल है, फाइनल इनिशियल अपॉन चेंज इन टाइम। अच्छा 10 माइनस 20 का ही नहीं कर सकते हैं, टाइम टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो कॉमन सेंस भी लगाना। कभी 10 माइनस 20 कर रहा नेगेटिव, पता चला टाइम में नेगेटिवली करिए तो फिर भगवान वाला करे। तो सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन था हम लोग सोल्व कर लिए, दो टाइप का क्वेश्चन सोल्व कर लिया। एक तो ये वाला 3AB3C वाला कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जा रहा है, एक होता है ग्राफ वाला। और एक और क्वेश्चन होता है वो वाला, एक और क्वेश्चन है SO2 SO3 वाला, ये वाला SO2 से SO3 हो गया जिसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO3 80 ग्राम पर सेकेंड है, ठीक है। तो बोला कि फाइंड द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO2, तो देखो 80 ग्राम पर सेकेंड दिया हुआ है। अब हम लोग को रेट रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड या ग्राम सेकेंड। तो पहले इसको मोल में बनाओ, सबको पहले मोल में कर लो। तो इसको देखो ग्राम 80 ग्राम है, किसका पूछ रहा था, डिस रेट ऑफ SO3 का। SO3 का मास होता है 80, 80/80 मोलिकुलर वेट हो जाएगा, मोल पर सेकेंड, मोल में कन्वर्ट हो गया 1 मोल पर सेकेंड। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस 1 मोल पर सेकेंड हो गया। अब हमको निकालना क्या है, अगर हमको रेट ऑफ डिफरेंस दिया हुआ है और रेट ऑफ अपीयरेंस हमको निकालना है SO2 का, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन देंगे सेंटर पॉइंट। रेट ऑफ रिएक्शन सेंटर पॉइंट है, यहाँ से हम किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले सेंटर के पास दौड़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन के पास दौड़ेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन से तो हाफ ऑफ द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO3 का हाफ होगा, 1/2 यहाँ लगा देंगे ना, तो हाफ मोल लिख देंगे। यहाँ 1 मोल था तो अब हाफ मोल हो गया। अब चूंकि हाफ मोल रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन निकल गया, तो हमको रेट ऑफ अपीयरेंस निकालने में कितना देर लगेगा, 1/2। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO2, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO2, तो दो टाइम आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन 1/2 रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO2 होता है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन दो टाइम हो गया रेट ऑफ रिएक्शन का, और रेट ऑफ रिएक्शन का दो टाइम हो गया, तो 2 × 1 और 2 × हाफ कर देंगे तो 1 मोल हो जाएगा। अब उसको वापस ग्राम में कन्वर्ट कर दो, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है लेकिन डिफिकल्ट है नहीं। हाँ